हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 11 डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारा यूनिट 5 है, उसमें हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अभी तक हमने 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। पुराना हमारा वीडियो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और दूसरा हमारा पढ़े हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो चलिए एक बार हम इस पर निगाह। सबसे पहले हमें ब्लड पढ़ना है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ब्लड पढ़ाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के बारे में हम आपको बताता हूँ। यहाँ छोटा सा एक पॉइंट दिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट में जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, अमीनो एसिड हुआ और फैट हुआ, और ऑक्सीजन भी आवश्यकता होता है। उसके साथ भी अदर एसेंशियल सब्सटेंस भी आवश्यकता होता है। और जब सेल मेटाबॉलिज्म करेगा और मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ वेस्टेज या हार्मफुल सब्सटेंस बनेंगे, उनको हमें रिमूव लगातार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए रिमूव जब हम करेंगे, और इसी की वजह से हमारी बॉडी पूरा हेल्थी फंक्शन बना रहेगा। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम सब्सटेंस का मूवमेंट करते हैं टू द सेल और फ्रॉम द सेल। और टू द सेल और फ्रॉम द सेल मतलब क्या होगा, जैसे कोई न्यूट्रिएंट होगा, जब हम सेल के पास पहुंचाते हैं उसे हम कहेंगे टू द सेल। और फ्रॉम द सेल मतलब क्या होगा, जब सेल द्वारा वेस्टेज या हार्मफुल सब्सटेंस जो बन चुके हैं उनको हम बाहर निकालते हैं, रिलीज करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द सेल। और कहते हैं जो अलग अलग ग्रुप के जो एनिमल होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मेथड होता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज और सिलेंट्रेट होगा। स्पंज और सिलेंट्रेट में क्या होता है, बॉडी कैविटी पाए जाएंगे। और बॉडी कैविटी, क्योंकि ये जो देखिए, स्पंज के बॉडी कैविटी को स्पॉन्जियोसिल कहते हैं, और सिलेंट्रेट के बॉडी कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। क्योंकि जो स्पंज और सिलेंट्रेट ये दोनों जल एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ये समुद्र में पाए जाएंगे, और इनके सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर भरा होगा, और इनकी सराउंडिंग में जो वाटर होगा इनकी बॉडी कैविटी में इंटर कर जाएगा। और जब बॉडी कैविटी में जब वाटर इंटर करेगा, और वाटर में जैसे जलीय जीवन होते हैं, और वाटर में क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी डिजॉल्व होंगे, और इसी वाटर के फ्लो के द्वारा इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट भी जाएगा, अदर सब्सटेंस भी चले जाएंगे। और जब इनके बॉडी में जो वाटर सर्कुलेट होगा, इसी के द्वारा क्या होगा, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। और जैसे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे हम सब हैं, और वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे मोर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशल फ्लूइड पाया जाएगा। स्पेशल फ्लूइड के द्वारा हम क्या करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और स्पेशल जो बॉडी फ्लूइड होगा या स्पेशल फ्लूइड होगा वो बॉडी के अंदर पाया जाएगा, और इसी के थ्रू क्या होगा, स्पेशल फ्लूइड थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। और स्पेशल फ्लूइड का 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो ब्लड हो गया और दूसरा क्या तो लिम्फ हो जाएगा। ब्लड क्या होगा, मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड होगा, और जो क्या होगा ह्यूमन में पाए जाएंगे, और वर्टिब्रेट भी पाए जाएंगे। वर्टिब्रेट जैसे हायर ऑर्गेनिज्म, और हम सब ह्यूमन भी होंगे हायर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो बॉडी फ्लूइड होगा उसे लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ और ब्लड दोनों का काम ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान को हम भेजते हैं। भाई जैसे गंगा जी का पानी है, गंगा जी के पानी जैसे ब्लड हम मान लेते हैं, ब्लड को गंगा जी का पानी मान लेते हैं, और पानी में न्यूट्रिएंट एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो होता रहता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट एक स्थान से दूसरे स्थान का ट्रांसपोर्ट होगा, और लिम्फ भी वही काम करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड क्या होगा, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्योंकि हमारे एनिमल जो टिश्यू में जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर दिया है उसमें एनिमल टिश्यू में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार होते हैं, ब्लड, बोन और कार्टिलेज होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ब्लड। अब यहाँ पर हम ब्लड पढ़ रहे हैं। ब्लड क्या होगा, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स, और फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा क्या होगा, फार्म एलिमेंट होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, फार्म एलिमेंट हो जाएगा। और सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, फिर इसके बाद फार्म एलिमेंट बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर होता है, प्लाज्मा भूसी की तरह कलर होता है, और प्लाज्मा विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब वाटर से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है 55% पाए जाएंगे, और जबकि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होगा वो 90 से 92% पाया जाएगा। और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होगा वो 6 से 8%
पाया जाएगा। और प्लाज्मा के अंदर जो मेजर प्रोटीन 3 पाए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन मेजर प्रोटीन 3 होते हैं, फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। इनको हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे, FAG। काफ़ी जैसे फॉग कोहरा होता है वैसे फैग से आप याद करेंगे। मेजर प्रोटीन 3 होते हैं, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होता है। अब एक एक करके हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फाइब्रोनोजन हो गया, फाइब्रोनोजन का काम होता है क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। और ग्लोबुलिन को हम कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी जो होता है हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होंगे, तो उस वायरस या बैक्टीरिया को तुरंत गोली मार देंगे। और एल्बुमिन क्या होगा, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे आप एल्बुमिन कैसे आप देखेंगे, जैसे आप अंडा देखें, अंडा में जो लिक्विड पार्ट होगा वही तो है एल्बुमिन। लिबलिबल जो चीज़ होगा वो ऑस्मोटिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका फंक्शन ऑस्मोटिक बैलेंस करना। और प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, मिनरल भी पाए जाएंगे। मिनरल जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड भी पाए जाएंगे। और प्लाज्मा के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट भी पाए जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड भी पाए जाते हैं। और प्लाज्मा खास बात ये होता है हमारी बॉडी में वो सदैव ट्रांजिट फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप गंगा जी का पानी देखते हैं, गंगा जी के पानी में जो न्यूट्रिएंट होंगे वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते रहते हैं। उसी प्रकार हमारी बॉडी में, क्योंकि गंगा जी का पानी एक स्थान से कभी नहीं रुकता है, एक स्थान पर कभी नहीं ठहरता है, गंगा जी का पानी हर वक्त बहता रहता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान न्यूट्रिएंट पास होते रहते हैं। और हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर उसे कहते हैं ऐसा फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, उसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, खास बात। और प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे आपको चोट लग गया, जब चोट लगने के बाद हमारे ब्लड से क्लॉटिंग जो फैक्टर हो, हमारी जो बॉडी में हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो तुरंत क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट हो जाएंगे तो ब्लड को क्लॉट कर देंगे, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड बह रहा था अब रुक जाएगा बहना। और प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। एक हमारा फार्मूला बन के आता है, जैसे प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर उसे सीरम कहते हैं। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे फार्म एलिमेंट। फार्म एलिमेंट 3 चीज़ से मिलकर बना होगा, एरिथ्रोसाइट, RBC, ल्यूकोसाइट, WBC और प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और हमारे ब्लड में जो फार्म एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा 45% होगा कंट्रीब्यूशन, जबकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था वो 55 कंट्रीब्यूशन था। और जबकि हमारे ब्लड में जो फार्म एलिमेंट होंगे वो 45% होगा। और RBC, एरिथ्रोसाइट को हम RBC कहते हैं। और RBC खास बात ये होता है हमारे ब्लड में जितने भी सेल होते हैं और RBC की संख्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। एक यदि हेल्थी ह्यूमन की हम बात करें, उसमें जो RBC का जो नंबर होगा वो 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन RBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, कहने का मतलब 50 लाख से 55 लाख RBC होगा पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और RBC का एडल्ट ह्यूमन की यदि हम बात करें, एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो RBC रेड बोन मैरो में बनते हैं। और ज़्यादातर मैमल्स में ये देखा गया है कि RBC के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं। और RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और RBC का जो शेप होगा वो बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक होता है। और RBC जैसे एक RBC होगा, इसको हम RBC कपड़े के जैसे थैला मान लेते हैं। और इसमें RBC कपड़े के थैले में यदि हम थोड़ा सा सिंदूर हम डाल देते हैं, सोचिए आप, जैसे गंगा जी का जल लीजिए, गंगा जी का ब्लड, गंगा जी का जो पानी होगा उसे हम ब्लड मान लेते हैं। और जो हम थैला कह रहे हैं कपड़े का वो RBC मान लेते हैं। और इसमें जो हम सिंदूर हम मानते हैं उस सिंदूर को हीमोग्लोबिन हम मान लेते हैं। जैसे आप वाटर को इस थैला में डालेंगे, वाटर का जो कलर लाल लाल हो जाएगा। यदि उसी प्रकार, क्योंकि वाटर को हम ब्लड से कंपेयर करते हैं। यदि हमारे बॉडी में जैसे ब्लड है और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन रेड कलर होगा, इसी की वजह से हमारा ब्लड भी रेड कलर होता है। और ये RBC हो गया। और RBC के अंदर जो चूर्ण पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सिंदूर पाया जा रहा है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कहते हैं जो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। और जो RBC क्यों हम कहते हैं,
इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल क्यों रखा गया है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से रखा गया है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का कलर और नेम वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रखा गया है। और एक हेल्थी इंडिविजुअल की हम बात करें, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। कैसे आप इसको डाटा याद रखेंगे? जैसे कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, उसका मैच्योरिटी जो पीरियड होगा, अगर लड़की होगी, गर्ल होगा, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 12 से 14 साल होगा, और मेल का जो लड़का का जो मैच्योरिटी पीरियड होगा बॉय का, वो 14 से 16 साल होगा। तो मतलब ऐसा मैच्योरिटी पीरियड जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन हो जाएंगे। हम वहाँ पर रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। तो मतलब यदि हम बॉय और गर्ल दोनों का रेशियो अगर देखें तो 12 से 16 साल के बीच में लड़की हो या लड़का, दोनों मैच्योरिटी पीरियड मैच्योर हो जाते हैं। बस उसी प्रकार डाटा हम बताते हैं कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। आप यही दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होगा, इस इम्पॉर्टेंट रोल करता है रेस्पिरेटरी गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाएगा। या हम कहें हीमोग्लोबिन या हम कहें आरबीसी मॉलिक्यूल का जो काम होगा, आरबीसी का काम ही होता है रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। और आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पान यदि हम देखें 120 डेज को होगा, या हम कहेंगे 4 मंथ को होगा, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होंगे और 4 मंथ टोटल हो जाएगा। और इसके बाद 4 मंथ के बाद या 120 डेज के बाद जो आरबीसी होगा वो स्प्लीन के अंदर नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और ल्यूकोसाइट के बारे में, ल्यूकोसाइट को हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होता है। और कलरलेस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम के जो सिंदूर वो नहीं पाया जा रहा है। और ख़ास बात ये होता है, जो ल्यूकोसाइट होता है, ये ल्यूकोसाइट सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और जबकि आरबीसी के केस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ल्यूकोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और ख़ास बात, जो ल्यूकोसाइट की जो संख्या होगा हमारे ब्लड में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, सबसे कम मात्रा में इनकी संख्या होती है। और ल्यूकोसाइट के जो लाइफ स्पान होगा वो शॉर्ट लिव होगा, 1 हफ्ते का हो सकता है या कुछ दिन का हो सकता है। अब हम ल्यूकोसाइट को 2 मेन ग्रुप में बांटते हैं, 2 मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट हो गया और दूसरा एग्रेनुलोसाइट हो गया। और एग्रेनुलोसाइट किसे कहते हैं? क्योंकि ल्यूकोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी क्या एक सेल होता है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाएंगे। यदि साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल पाए जाएंगे उसे हम ग्रेनुलोसाइट कहेंगे, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे उसे हम एग्रेनुलोसाइट कहेंगे। और जिसमें ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। किस तरह आप इसको पढ़ेंगे? ईबीएन एक ट्रिक याद करिए। अब जब ट्रिक याद करेंगे तभी आपको रुकेगा। ग्रेनुलोसाइट का 3 एग्जाम्पल होगा, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल होगा। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा एमएल, या हम कहें माल आप करिए तो मोनोसाइट या लिम्फोसाइट, कुछ नहीं याद आए माल आप नाम ले लीजिए। एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हो जाएगा। और यदि हम इनकी परसेंटेज की बात करें, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर पाया जाएगा, 60 से 65% सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल पाया जाएगा, 60 से 65% होगा। और जबकि बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाए जाएंगे, 0.1 से 1% पाया जाएगा। और मोनोसाइट 6 से 8% पाया जाएगा। और जबकि इस्नोफिल 2 से 3% पाया जाएगा। और लिम्फोसाइट 20 से 25% पाया जाएगा। एक बार हम स्ट्रक्चर पर निगाह आपको दिखाते हैं। ये आरबीसी हो गया, ये हमारा प्लेटलेट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। ये हो गया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आप स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको पहचान में आ जाएगा। देखिए, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, प्लेटलेट और आरबीसी। कभी कभी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब हम बताते हैं कि जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इनका जो नेचर होता है फाइगोसिटिक नेचर होता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब इंटर करता है तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ,
जैसे हमारी बॉडी में इंटर करेंगे और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं, क्योंकि ये सैनिक होते हैं। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट तुरंत कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, उसको तुरंत मतलब बारूद गिराते हैं, तुरंत वो मर जाता है, खा लेते हैं। ये हम कहें कि बेसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन सीक्रेट करता है। हिपरिन क्या होगा, एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होगा जो ब्लड को थक्का होने से बचाता है, ब्लड को जमने से बचाता है हिपरिन। और जो बेसोफिल होगा इसका काम होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम करना का। बेसोफिल का जो फंक्शन होगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और इस्नोफिल जो होता है ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इस्नोफिल का 2 काम होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में आ चुका है। इस्नोफिल का 2 काम होगा, एक पहला काम होगा रजिस्ट इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, और दूसरा काम ये होता है एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। दूसरा रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन होता है, दूसरा फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शन में। और ख़ास बात है लिम्फोसाइट 2 मेजर प्रकार के होते हैं, बी फार्म और टी फार्म होता है। और बी लिम्फोसाइट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, CMI कहते हैं। और दोनों यहाँ पर बोथ लिखा है, दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों मिल करके हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून रिस्पांस, प्रतिरोध क्षमता पैदा करते हैं। क्योंकि अगर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रतिरोध क्षमता नहीं आएगा। अब प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, थ्राम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्राम्बोसाइट हो जाएगा। प्लेटलेट क्या होगा, एक्चुअली सेल फ्रेगमेंट होंगे, कोई सेल नहीं होते हैं, विशेष आपको ध्यान देना है। प्लेटलेट कोई सेल नहीं होता, ये सेल का टुकड़ा होता है, सेल फ्रेगमेंट होते हैं। और जो प्लेटलेट बनते कहाँ से होते हैं, मेगाकैरियोसाइट एक स्पेशल सेल होता है, उसी से प्लेटलेट का फॉर्मेशन होगा। और जो मेगाकैरियोसाइट बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मेगाकैरियोसाइट नाम का सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मैं बना रहा हूँ। और ख़ास बात होता है जब ये सेल फ्रेगमेंट होगा, क्योंकि ये मेगाकैरियोसाइट सेल होता है, ये जो सेल हमने बताया मेगाकैरियोसाइट होता है। और मेगाकैरियोसाइट से सेल ऐसे ब्रेक होगा। जब सेल ऐसे ब्रेक होगा तो सेल के ऐसे टुकड़े बन जाएंगे। देखिए इसमें न्यूक्लियस कहीं नहीं है, सेल के ऐसे टुकड़े बन जाएंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये मेगाकैरियोसाइट होता है। मेगाकैरियोसाइट जब सेल फ्रेगमेंट होगा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में चेंज हो जाएगा। और देखिए छोटे छोटे टुकड़े में कहीं हमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेक ही नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट होते हैं, किससे, मेगाकैरियोसाइट से। और मेगाकैरियोसाइट के जो फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और जो प्लेटलेट होगा, इनकी जो ब्लड में हमारी जो संख्या होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर मिलीमीटर क्यूब। ब्लड में प्लेटलेट की जो संख्या होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। अब प्लेटलेट से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। यदि प्लेटलेट की जो संख्या कम हो जाए तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। और क्लॉटिंग जब डिसऑर्डर हो जाएगा तो हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा ब्लड क्लॉस होगा। आप जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ डेंगू केस में क्या होगा, डेंगू के केस में हमारी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाता है। जैसे हम फीवर हमें आता है, हमें पता नहीं होगा कि हम डेंगू फीवर हुआ क्या, तो आप जब प्लेटलेट का चेक करवाते हैं तो आप प्लेटलेट की यदि काउंट 40,000 पा रहे हैं, अगर 1.5 लाख है तो हम मान लें कि सही डेंगू नहीं हुआ है। अगर जिस बंदे को प्लेटलेट काउंट 60,000 हुआ, 40,000 हुआ, 50,000, 80,000 हुआ, तो हम जान जाएंगे कि उसको डेंगू की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि प्लेटलेट ही साइन सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि प्लेटलेट क्या होगा, यदि संख्या कम हो गया तो हम जाएंगे कि क्लॉटिंग उसको डिसऑर्डर हो गया और उसके बॉडी से ब्लड का लॉस ज़्यादा हो रहा है। ब्लड ग्रुप, इसमें हमें ब्लड ग्रुप दो ग्रुप हमें पढ़ना है, एक ABO ग्रुप होगा और दूसरा RH ग्रुप होगा। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 2 ही ग्रुप यूज किया जाता है, एक ABO ब्लड ग्रुप, दूसरा RH ग्रुपिंग। और ये देखिए जो ब्लड ग्रुप होगा, अब हम पढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुप। और जो ABO ब्लड ग्रुप होगा एक डिपेंड करता है एंटीजन पे। और देखिए जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, A, B, AB फिर O।
और जो ABO ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप होगा वो डिपेंड करता है, वो एंटीजन पे डिपेंड करता है। कहते हैं कि ABO जो ग्रुपिंग होगा वो आधारित होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन, नेमली A हो जाएगा और B हो जाएगा। और एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन वह केमिकल होते हैं जो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करते हैं। कहने का मतलब इम्यून रिस्पांस को उत्प्रेरित करने वाले केमिकल को हम क्या कहेंगे? एंटीजन कहते हैं। इम्यून रिस्पांस उत्प्रेरित करने वाले केमिकल को हम एंटीजन कहते हैं। और हमारी प्लाज्मा में और ख़ास बात ये होता है RBC के सरफेस, जैसे ये RBC है और RBC के सरफेस पे, RBC के ऐसे सरफेस पे यही तो एंटीजन होता है। ये क्या होता है? हमारा RBC हो गया, ये RBC हो गया, और RBC के सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये RBC होगा और RBC के सरफेस पे जो पाया जाएगा उसी को हम एंटीजन कहते हैं। अब एंटीजन A भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, A भी होते हैं और O होते हैं, और उसी की एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। और ख़ास बात ये होता है प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाएंगे, और एंटीबॉडी वह प्रोटीन होंगे जो एंटीजन के रिस्पांस में बनते हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे, A, B, AB और O। अब जैसे हम चार्ट आपको हम दिखाते हैं ब्लड ग्रुप, यदि हम चार्ट देखें, देखिए RBC, ये हमारा RBC हो गया, और RBC के सरफेस पे, RBC के सरफेस पे ऐसे क्या होगा? एंटीजन पाए जाएंगे। चलिए अगर A वाला एंटीजन पाया जाएगा तो A ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। और जैसे ये RBC हो गया और RBC के सरफेस पे अगर एंटीजन A B वाला पाया जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यदि ये RBC हो गया, RBC के सरफेस पे एक एंटीजन A पाया जाएगा और दूसरा एंटीजन B पाया जाएगा, और दूसरा एंटीजन ऐसे B पाया जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। यदि RBC के सरफेस पर कोई भी एंटीजन ना पाया जाए, उसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। चलिए अब हम आपको डिटेल बताते हैं। जैसे RBC के सरफेस पे एंटीजन पाए जाएंगे, यदि एंटीजन A पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अगर एंटीजन B पाए जाएंगे RBC के सरफेस, उसका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। यदि RBC के सरफेस पे एंटीजन A भी पाया जाएगा, A और B दोनों पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। यदि RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। और इसको उल्टा यदि हम देखें, क्योंकि यदि कि प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी पाया जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। यदि आपका ब्लड ग्रुप A होगा, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा होगा उसके एंटी B पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप के जस्ट उल्टा हम कहेंगे, जैसे ब्लड ग्रुप A हो जाएगा और एंटीबॉडी एंटी B पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप यदि A है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो एंटी B पाया जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, एंटीबॉडी A पाया जाएगा, और ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर कोई तब एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप O होगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों पाया जाएगा। कहने का मतलब है यदि AB ब्लड ग्रुप का हम देखें, AB ब्लड ग्रुप प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और जबकि O ब्लड ग्रुप है यदि हम देखें, उसके RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ख़ास बात डोनर ग्रुप की यदि हम बात करें कि एक दूसरे को कौन ब्लड देगा, जैसे ब्लड ग्रुप A है, वो A को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है। यदि ब्लड ग्रुप B हो जाएगा तो B को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है। यदि ब्लड ग्रुप AB हो गया, AB को दे सकता है, ब्लड B को भी दे सकता है, B को दे सकता है, O को भी दे सकता है। यदि ब्लड ग्रुप O हो गया तो सिर्फ O को ही ब्लड देगा। आपको मैं चार्ट, ब्लड ग्रुप O हो गया, देखिए ब्लड ग्रुप O हो गया, फिर ब्लड ग्रुप A हो गया, और ये ब्लड ग्रुप AB हो गया। ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा, और ब्लड ग्रुप AB हो गया। खास बात ये है जो ब्लड ग्रुप O होगा वो O से भी ब्लड ले सकता है, और जो ब्लड ग्रुप A होगा और A से भी ब्लड ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप AB होगा वो AB से ब्लड ले सकता है, जो ब्लड ग्रुप B होगा वो B से भी ब्लड ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप A होगा, A वाला ब्लड ग्रुप O से भी ब्लड ले सकता है और A से भी ले सकता है।
और ए बी वाला जो पर्सन होगा वो ब्लड ग्रुप ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम आपको स्ट्रक्चर फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए, जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ओ से ब्लड ले सकता है और जो ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए बी से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस स्ट्रक्चर से आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। काफ़ी ज़्यादा ये चार्ट इंपॉर्टेंट था। ये देखिए, डोनर कंपेटिबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ओ ब्लड ग्रुप ओ को भी डोनेट कर सकता है या किसी दूसरे अदर ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ हो गया वो किसी को भी ब्लड दे सकता है और दूसरे ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया वो किसी से भी ब्लड ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है और अदर ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है ब्लड, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। और ख़ास बात हमें ये होता है, जब हम किसी भी पेशेंट को मान लीजिए हम अपना ब्लड देते हैं तो ब्लड देने से पहले जो डॉक्टर होगा वो सबसे पहले ब्लड को क्या करेगा, केयरफुली मैच करेगा। ब्लड चढ़ाने से पहले किसी भी पेशेंट को आप ब्लड को क्या केयरफुली आप मैच करवा लीजिए। मैच करवाने से फ़ायदा होगा, अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग या आरबीसी डिडक्शन। कहीं आरबीसी फट ना जाए, क्योंकि क्लम्प कर जाएगा तो आरबीसी फट जाएगा यदि किसी कारण बस अपोजिट ब्लड ग्रुप मैच कर गया। यही कारण होता है जब ब्लड चढ़ाने से पहले हम ब्लड ग्रुप को मैच कर लेते हैं। जब मैच कर लेंगे इससे हम अवॉइड करेंगे सीवियर प्रॉब्लम क्लम्पिंग या आरबीसी डिस्ट्रक्शन। और डोनर कंपेटिबिलिटी का फिगर हमने दिखाई दिया है। ये पूरा डोनर कंपेटिबिलिटी का पूरा चार्ट दिया गया है। ये पूरा डोनर कंपेटिबिलिटी पूरा हमने पढ़ाई दिया है। अब हम आपको बताते हैं आरएच ग्रुपिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएच ग्रुपिंग पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल कहानी सुन लीजिए बस आरएच ग्रुपिंग बारे में। देखिए, जो आरएच ग्रुपिंग होगा इसमें एक एंटीजन पाया जाएगा। और ख़ास बात हमने बताया है, एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 प्रकार का एंटीजन पाए जाएंगे और जबकि 2 प्रकार के एंटीजन पाए देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप में 2 एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब जबकि 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा एबीओ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन आरएच ग्रुपिंग यदि हम बात करें इसमें सिर्फ एक ही एंटीजन पाया जाएगा और इसमें भी 2 ग्रुप पाए जाएंगे, एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच निगेटिव। कहते हैं कि जो आरबीसी के जो सरफेस होगा, जैसे ये आरबीसी हो गया, ए आरबीसी हो गया और इसी ए आरबीसी हो गया, ए आरबीसी हो गया और आरबीसी के सरफेस पे ऐसे एंटीजन पाए जाएंगे, क्योंकि देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने बताया था आरबीसी के सरफेस भी एंटीजन पाए जाएंगे, लेकिन आरएच ग्रुप में भी मैं आपको बता रहा हूँ आरबीसी के सरफेस पे भी एंटीजन पाए जाएंगे। जो स्ट्रक्चर बना है ये एंटीजन का स्ट्रक्चर बना है। यदि जिसके ब्लड ग्रुप में जिसके ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे यदि एंटीजन पाया जाएगा तो क्या होगा, उसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे। यदि आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा तो उसे हम आरएच निगेटिव कहते हैं। यहाँ थ्योरी लिखा है वही आरएच ग्रुपिंग बारे में कि आरएच ग्रुपिंग में सिर्फ एक ही एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन। और सबसे पहले जो आरएच ग्रुपिंग होगा वो रेसस मंकी में पता लगाया गया और रेसस मंकी में जो वर्ड का जो पहला 2 वर्ड लिखा है आर और एच, इसी के आधार पे हम आरएच नाम रखे गए, आरएच ग्रुपिंग। जो रेसस मंकी में जो वर्ड 2 पहला लिखा है उसी के आधार पे एक आर लिया गया, एक एच लिया गया है, उसे हम आरएच ग्रुपिंग कहते हैं। क्योंकि
जो ये एंटीजन होता है ये आरबीसी के सरफेस पर पाया जाएगा। और ज़्यादातर ह्यूमन की हम बात करें 80% ह्यूमन के केस में आरएच ग्रुपिंग पाया जाता है। कहते हैं कि यदि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहेंगे। यदि आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसे हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। और यदि आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तब क्या होगा, जो आरएच नेगेटिव जो पर्सन होगा उसके बॉडी में आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट उसके शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर आप समझिए, इसके बाद पूरा आरएच ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक आरएच नेगेटिव पर्सन है, एक आरएच पॉजिटिव पर्सन है, एक आरएच पॉजिटिव पर्सन है। यदि आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव का ब्लड दे दिया जाए तो आरएच जो नेगेटिव जो पर्सन होगा उसके बॉडी में क्या होगा, इसके बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी का फार्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एंटीबॉडी होता है, देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है और एंटीबॉडी उसके बॉडी में ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई सा भी, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तब क्या होगा, आरएच ग्रुप किसी भी पर्सन को यही कहता है कि ब्लड हम देने से पहले आरएच ग्रुप को भी हम मैच करवाएंगे। क्योंकि हमें, जैसे आप कभी भी किसी को ब्लड देना हो, जब भी ब्लड हम देते हैं तो अब किसी को ब्लड जब चढ़ाते हैं, दोनों के केस में क्या होगा, चेक कर लिया जाएगा कि दो प्रकार का हम चेक करते हैं। एक तो AB ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, दूसरा आरएच ग्रुप चेक करते हैं। तभी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तभी हम पर्सन को चढ़ाएंगे ब्लड, अदरवाइज नहीं चढ़ाएंगे। दो ग्रुप हम जांच करेंगे, एक AB ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ पर एक केस दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या मिसमैचिंग केस होगा। मिसमैचिंग केस कब होगा, जैसे कोई मदर हो, प्रेग्नेंट मदर हो, वो क्या होगा, आरएच नेगेटिव होना चाहिए। मिसमैच कंडीशन में आपको सुना रहा हूँ, फिर आपको डिटेल थ्योरी मैं बताऊंगा। देखिए मिसमैच कंडीशन कब होगा या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी केस कब होगा, जैसे ये मदर होगा, ये मदर हो गई और मदर, देखो मिसमैच कंडीशन क्या होगा, मदर क्या होना चाहिए, आरएच नेगेटिव होना चाहिए। मदर क्या होगा, आरएच नेगेटिव हो, और जो बच्चा होगा, इसके मदर के पेट में जो बच्चा होगा, मदर के पेट में जो बच्चा होगा, ये क्या होगा, यूट्रस हो गया। और यूट्रस में ऐसे लेयर होता है, फिर ऐसे बेबी रहेगा, ये क्या हो गया, बेबी हो गया। ये बेबी हो गया। ये जो देखिए फीटस हो गया, बच्चा हो गया, ये फीटस हो गया। और देखिए यहाँ पर कहानी आपको सुनना है। मदर क्या है, यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी केस कब होगा, जब मदर क्या होगा, आरएच नेगेटिव हो और फीटस क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, तभी मिसमैचिंग कंडीशन होगा। कई बार नीट में क्वेश्चन गया, मिसमैचिंग कंडीशन या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी केस कब होगा, मदर कैसा होना चाहिए, आरएच नेगेटिव होना चाहिए और फीटस आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। और ख़ास बात यह है, जो मदर है, यदि मदर पहली बार प्रेग्नेंट होगी, चलिए इसको हम प्रेग्नेंट कंडीशन में दिखाते हैं। जैसे यूट्रस होगा और इस यूट्रस के अंदर बच्चा होगा, ये यूट्रस हो गया और इसमें बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया। और देखिए जब मदर पहली बार प्रेग्नेंट होगा, जब मदर पहली बार जब प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा, बच्चा यदि आरएच पॉजिटिव है, बच्चा यदि आरएच पॉजिटिव है और मदर क्या होगा, मदर का जो ब्लड होगा वो आरएच नेगेटिव है, तो इनकम्पेटिबिलिटी का या मिसमैचिंग का केस हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे पहला बच्चा जब 9 मंथ कंप्लीट होगा तो पहला बच्चा पैदा होगा। जब पहला बच्चा जब पैदा होगा, पैदा होने के दौरान
हो सकता है जब अम्बिलाइकल कार्ड को काटा जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा भी देखिए पाया जा रहा है, क्योंकि मदर और फीटस की जो जंक्शन होता है इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जब यहाँ पर जब बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, जब अम्बिलाइकल कार्ड को काटा जाएगा, हो सकता है अम्बिलाइकल कार्ड काटने के दौरान थोड़ा सा जो ब्लड होगा बच्चे का, थोड़ा सा जो ब्लड होगा वो मदर के बॉडी में चला जाए, इंटर कर जाए। जब मदर के, क्योंकि देखिए जो प्लेसेंटा एक ऐसा बैरियर होगा, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक दूसरे से सेपरेट होता है। जब बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के दौरान अम्बिलाइकल कार्ड या हिंदी में नाड़ा कहते हैं, जब अम्बिलाइकल कार्ड को काटा जाएगा तब थोड़ा सा बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड में एक्सपोज हो गया। क्योंकि सोचिए अगर हमारे ब्लड में RH निगेटिव है, मदर का ब्लड RH निगेटिव है और बच्चे का RH पॉजिटिव, अपोजिट ब्लड मदर के अंदर बॉडी में चला गया है। अब क्या होगा, मदर के ब्लड में क्योंकि कोई दुश्मन आ गया है, समझो स्वाभाविक बात है, किसी अगर दूसरे का ब्लड आ जाएगा तो हमारी बॉडी उसको आतंकवादी समझेगा। तो मदर का ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड चला गया, तो मदर के ब्लड में पहला बच्चा पैदा हो जाएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा पहला बच्चा पैदा होने में। जब पहला बच्चा पैदा होगा उसी के दौरान मदर के बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी तो अब मदर के ब्लड में एंटीबॉडी पहले से बना हुआ रखा है। यदि बच्चा फिर RH पॉजिटिव हो गया, मदर RH निगेटिव पहले से है, तो मदर के शरीर में एंटीबॉडी पहले से रखा है, तो क्या होगा, प्लेसेंटा एक ऐसा बैरियर होगा जिसके थ्रू क्या होगा, जो एंटीबॉडी होगा वो छनते हुए ब्लड के छनते हुए प्लेसेंटा से होते हुए प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी क्रॉस कर जाता है। जब एंटीबॉडी क्रॉस करके RBC के पास पहुंचेगा तब क्या होगा, RBC क्योंकि मतलब जो एंटीबॉडी होगा मदर का और बच्चे में जो RH एंटीजन होगा एक दूसरे से कलम कर जाएंगे। बच्चे के शरीर में ऐसे बच्चे के शरीर में RH एंटीजन होंगे और मदर से क्या आ जाएगा, ऐसे एंटीबॉडी आ जाएगा, मदर से ऐसे एंटीबॉडी आ जाएगा, एंटीबॉडी आएगा और ऐसे एंटीबॉडी क्या होगा, कलम कर जाएगा। अब जब कलम कर जाएगा तो बच्चे का जो RBC होगा तुरंत फट जाएगा। जब बच्चे का RBC फट जाएगा इससे क्या होगा, बच्चे जानलेवा, बच्चे घातक भी हो सकता है, क्योंकि जब RBC फटेगा बच्चे को एनीमिया बीमारी हो सकता है बच्चा मर भी जाए। और जब RBC फटेगा हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, और जब हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो उससे बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस कहते हैं। कि इरिथ्रो मीन्स क्या होगा, RBC, ब्लास्टोसिस माने फट जाना, RBC फट जाता है बच्चे के बॉडी के अंदर है। तो इस कंडीशन को बचने के लिए यदि पहला बच्चा पैदा हो गया कोई दिक्कत नहीं, जब मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी तभी दिक्कत होगा। इस कंडीशन को बचने के लिए, इस कंडीशन को बचाया तभी जा सकता है जब पहला बच्चा पैदा हो, और पहला बच्चा पैदा होने के जस्ट तुरंत बाद मदर के शरीर में anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन लगा दिया जाए। जब anti-RH एंटीबॉडी जब इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, जो ये एंटीबॉडी जो बने थे मदर के शरीर में ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो जब मदर प्रेग्नेंट होगी तो भले बच्चा RH पॉजिटिव है, मदर के शरीर में RH निगेटिव ब्लड पहले, तो बच्चे के शरीर में जो RH एंटीजन है मदर के शरीर से कोई मतलब मदर के ब्लड से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चा फिर आराम से ग्रो होगा और पैदा हो जाएगा 9 मंथ के बाद। ये कंडीशन पूरा लिखा है। चलिए हम आपको थ्योरी बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आपको वही देखिए चीज़ सुना रहा हूँ जो हमने अभी बताया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे केस बारे में, मिसमैच कंडीशन बारे में, RH इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा, केस मैं पढ़ा रहा हूँ RH इनकम्पेटिबिलिटी या मिसमैचिंग। मिसमैचिंग कंडीशन कब होगा, जब प्रेग्नेंट मदर क्या होगा, RH निगेटिव ब्लड हो, प्रेग्नेंट मदर के ब्लड में RH निगेटिव होना चाहिए और जो फीटस का ब्लड होना वो RH पॉजिटिव होगा, तभी मिसमैचिंग का केस बनेगा या RH इनकम्पेटिबिलिटी केस बनेगा। कहते हैं जब मदर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जब जो मदर होगा पहली बार प्रेग्नेंट होगी तो हो सकता है कि, और जब मदर प्रेग्नेंट होगी, और ख़ास बात होता है मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड, बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट होते हैं। और जब सेपरेट होगा हो सकता है कि जब बच्चा पैदा हो, और जब बच्चा पैदा होगा
पैदा होने के दौरान जब अम्बिलाइकल कार्ड को काटा जाएगा, हो सकता है कुछ अमाउंट का ब्लड RH जो पॉजिटिव जो बच्चे का जो ब्लड हो सकता है कुछ माँ के ब्लड में चला जाए, कुछ मैटरनल स्मॉल अमाउंट में, कुछ मैटरनल के ब्लड में एक्सपोज हो जाए। तब क्या होगा, मदर के शरीर में RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। वही देखो जो मैं केस बताया था, वही सेम चल रहा है। अब क्या होगा, मदर के शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा RH एंटीजन के खिलाफ। फिर क्या होगा, हो सकता है कि जब मदर और पहला बच्चा जब पैदा होगा तो स्वाभाविक बात है अम्बिलाइकल कार्ड को काटा जाएगा। हो सकता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है कुछ बच्चे का जो ब्लड होगा और मदर के ब्लड में एक्सपोज कर जाए। यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है जो बच्चे का जो ब्लड होगा थोड़ा मोड़ा मात्रा में ब्लड मम्मी के ब्लड में एक्सपोज कर जाए। तो पहली प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा, बच्चा हेल्दी पैदा होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, चलिए मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई या चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, उसकी इच्छा के अनुसार जितनी बार प्रेग्नेंट होनी चाहिए कर हो सकती है। तो मदर जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी उसी के दौरान हो सकता है कि जब मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट हो बच्चा RH पॉजिटिव हो। जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा और मदर के शरीर में RH निगेटिव ब्लड था और मदर के शरीर में पहले से एंटीबॉडी बन गया था। जब एंटीबॉडी बन गया था, प्लेसेंटा के बैरियर के थ्रू एंटीबॉडी क्रॉस भी कर जाते हैं और मदर के ब्लड से जो एंटीबॉडी बने थे वो एंटीबॉडी लीक करके वो बच्चे के पास आ जाएंगे। जब बच्चे के पास आ जाएगा तो बच्चे का जो RBC होगा वो नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने से, क्योंकि जब RBC फटेगा, RBC जब कमी होगी तो इस कंडीशन एक बीमारी हो जाएगी, बच्चे को एनीमिया बीमारी हो जाएगा। हो सकता है बच्चा मर जाए, जानलेवा हो सकता है बच्चे के लिए। और जब RBC फटेगी तो उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। जब हीमोग्लोबिन रिलीज होगा ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनेगा, तो इसी वजह से बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटोलिस कहते हैं। कि इरिथ्रो मीन्स क्या होगा, RBC, और ब्लास्टोसिस माने फट जाना। यहाँ पर RBC फट जाता है। फिटोलिस माने क्या, तो बच्चा जो फीटस, यहाँ फिटोलिस जो लिखा है तो इसका मतलब फीटस लिखा है। फीटस का जो RBC होगा वो फट जाएगा। इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटोलिस कहते हैं। इस कंडीशन को हमें बचने के लिए तो हमें करना क्या चाहिए, जब मदर का बच्चा पहली बार जब पैदा हो, पहला इस कंडीशन को बचने के लिए जब पहला बच्चा पैदा होने की जस्ट बाद मदर को क्या कर, देखो यहाँ पर मदर को दिया जाएगा anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसको विशेष नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बच्चे को इंजेक्शन दिया जाएगा, मदर को इंजेक्शन, आपका आंसर होगा मदर को इंजेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि मदर के शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है, मदर के शरीर में anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। अब क्या होगा, जब मदर के शरीर में anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया जाएगा, मदर के शरीर में जो भी एंटीबॉडी बने थे अब वो एंटीबॉडी समाप्त हो जाएगा RH एंटीजन के खिलाफ। अब बच्चा जो भी होगा वो आसानी से पैदा भी होगा, बड़ा होगा, फिर इसके बाद पैदा भी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आपको यहाँ पर फिगर से बताया है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, जैसे आपको कहीं अगर चोट लग गया, जब चोट लगता है तो कुछ 2 से 8 मिनट बाद तो क्या होगा, खून बहना बंद हो जाता है। जब खून बहना बंद हो जाता है हम कहते हैं हमारा ब्लड क्लॉट हो गया। जैसे 2 से 8 मिनट के बाद 2 से 8 मिनट के बाद ब्लड जो होता है बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है हम आपको स्टेप वाइज पूरा बताता हूँ। चलिए, 2 से 8 मिनट बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं कि हमारा ब्लड बहना बंद हो जाएगा। जब ब्लड बहना बंद हो गया है तो हम कहेंगे ब्लड हमारा क्लॉट हो गया, इसी को हम कहते हैं कोगुलेशन या क्लॉटिंग कहते हैं। और ख़ास बात ये होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाए जाएंगे जो एक्सेसिव ब्लड की लॉस को रोकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाया जाएगा जो एक्सेसिव ब्लड की लॉस को रोकते हैं। और जब ये ब्लड लॉस हो रहा होगा, क्योंकि जब चोट लगेगी और चोट लगने के बाद खून बहेगा, और जब खून बहेगा तो देखेंगे क्लॉटिंग पीरियड के अंदर ही, क्योंकि 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जब ब्लड क्लॉट हो रहा होगा उसी दौरान क्या होगा,
हमें किस तरह डार्क रेडिश ब्राउन कलर का पपड़ी बन जाएगा या स्कम बन जाएगा। स्कम माने पपड़ी होता है। डार्क रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लॉट कहेंगे या कोगुलम कहेंगे। और क्लॉट क्या चीज़ होता है, क्लॉट क्या होगा, महीन महीन छोटे छोटे धागे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फाइब्रिन कहेंगे। और फाइब्रिन के अंदर डेड और डैमेज जो फार्म एलिमेंट होते हैं ब्लड के अंदर, वो क्या हो गए, ट्रैप कर दिए जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक क्या हो गया, फाइब्रिन हो गए। और इस फाइब्रिन के अंदर जो छोटे छोटे जैसे फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिन और अच्छे से बना दे थोड़ा से, फाइब्रिन हो गया। और इस फाइब्रिन के अंदर जो फार्म एलिमेंट होंगे, ये क्या होगा, ऐसे ट्रैप कर दिए जाएंगे। जो फार्म एलिमेंट होंगे इस फाइब्रिन के अंदर, ये फाइब्रिन हो गया, ये फाइब्रिन हो गया। और ये क्या होगा, फार्म एलिमेंट हो गए। और इस फाइब्रिन के अंदर फार्म एलिमेंट जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जितनी भी होंगे यहाँ पर ट्रैप कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुई, जो फाइब्रिन के अंदर जो फार्म एलिमेंट ट्रैप कर दिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा है फाइब्रिन के अंदर जो डेड और डैमेज जो फार्म एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ये ट्रैप कर दिए जाएंगे। और फाइब्रिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन होने के बाद तब जाके फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा। जब इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, एक एंजाइम होगा, इस एंजाइम का नाम हो जाएगा थ्राम्बिन। थ्राम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा, फाइब्रिनोजन थ्राम्बिन एंजाइम के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ट्रिक याद करिए, FFT, F और T। कई बार नीट में ऐसे, इस बार 2020-21 में इस तरह क्वेश्चन आया था कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन एंजाइम पूछा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा थ्राम्बिन। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता थ्राम्बिन एंजाइम। और थ्राम्बिन एंजाइम बनता कैसे है, थ्राम्बिन जो एंजाइम होगा वो प्रोथ्राम्बिन जो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब यही प्रोथ्राम्बिन, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा, और यही प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम हो जाएगा थ्राम्बोकाइनेज। प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम को हम थ्राम्बोकाइनेज कहेंगे। और जो थ्राम्बोकाइनेज के जो एंजाइम का फॉर्मेशन होगा वो कैस्केड प्रोसेस द्वारा होता है। कैस्केड प्रोसेस किसे कहते हैं, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। और कैस्केड प्रोसेस के अंदर ही नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा और इनएक्टिव स्टेट में, कैस्केड प्रोसेस के अंदर ही क्या होगा, इनएक्टिव स्टेट में प्लाज्मा के अंदर कुछ फैक्टर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे आपको जब कभी चोट लग जाता है, चोट लगने के दौरान जब आपको चोट लगेगा, सही बात है, दर्द होगा, दर्द होने देखिए क्या होगा, जब आपको चोट लगेगा, जब चोट लगेगा तो उसी दौरान हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। और जब प्लेटलेट एक्टिव होंगे, वहाँ से प्लेटलेट से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होंगे जो एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को, ब्लड जिससे धक्का लग जाएगा, स्वाभाविक बात है, ब्लड जम जाएगा। और कभी कभी ये भी होता है कि जब हमें चोट लग जाता है हमारे टिश्यू में, जब चोट लग जाता है तो टिश्यू से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होंगे जो क्या होगा, इनिशिएट करता है कोगुलेशन को। देखिए थोड़ा सा अंतर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लेटलेट और टिश्यू देखिए किस तरह अंतर है। क्योंकि जब आपको चोट लगेगा तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होगा, प्लेटलेट से कुछ ऐसे फैक्टर एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर देखिए एक्टिवेट आंसर होगा। जब चोट लगेगा, चोट लगने के बाद आपके ब्लड में जो प्लेटलेट होगा, प्लेटलेट से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होंगे जो कोगुलेशन के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। इसको विशेष ध्यान देना। और जबकि आपको जब चोट लगेगा और टिश्यू से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होंगे जो क्या करते हैं, कोगुलेशन को एक्टिवेट करते हैं। बस यही अंतर होता है दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि जब प्लेटलेट द्वारा कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाएगा, जबकि टिश्यू के द्वारा कोगुलेशन मैकेनिज्म को इनिशिएट किया जाएगा। यही दोनों अंतर है। और कैल्शियम आयन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। कैल्शियम Ca++ के रूप में पाया जाएगा, Ca++ के रूप में
कैल्शियम काम होता है, देखिए कैल्शियम हमारे बोन में भी पाए जाएंगे और कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि कभी कभी देहातों में आप देखेंगे जैसे आपको चोट कहीं लगती है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे अगर कोई ईंट का जो टुकड़ा होता है हम उस पर रख देते हैं, या मिट्टी में भी कैल्शियम पाया जाएगा ज़्यादा मात्रा, हम कभी कभी मिट्टी का ढेला उठा कर रख देते हैं, कुछ देर बाद देखिए खून हमारा बहना बंद हो जाए। यही कारण होता है कि पुराने ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इस टेक्निक यूज़ करते थे, क्योंकि उनको पता है इस मिट्टी में कैल्शियम पाया जाएगा। अब कैल्शियम की वजह से जो हमारा खून बह रहा है वो तुरंत अभी रुक जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाएगा 2 से 8 मिनट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ। लिम्फ को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और टिश्यू फ्लूइड पढ़ने से पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो लिम्फ आपको बहुत आसानी से चल। देखिए जैसे एक क्या होगा, आर्टरीज है, और आर्टरी से निकलेगा आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से महीन महीन छोटे छोटे ब्रांच निकलेंगे जिसे हम कहते हैं कैपिलरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो ये हम क्या कहते हैं कैपिलरी कहते हैं। और यही क्योंकि ये आर्टरी के कैपिलरीज हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, और यही कैपिलरी देखिए यहाँ फिर ये कैपिलरी है, और यही कैपिलरी से मिलकर वेन्यूल बनता है। इन्हीं कैपिलरी से मिलकर क्या होता है, वेन्यूल बनता है, और वेन्यूल आपस में जुड़ जुड़ के मेजर वेन बना लेते हैं। वेन्यूल आपस में जुड़ जुड़ के मेजर वेन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आर्टरी में हमने स्टार्ट किया, वेन में ले जाकर समाप्त किया। और ख़ास बात ये होता है जो एक कैपिलरीज है, क्योंकि ये कैपिलरीज है और कैपिलरीज है, और यही कैपिलरीज क्योंकि कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड भरा होता है, और इस कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ब्लड भरा है, और ब्लड भरा हुआ, और कैपिलरी जब ब्लड भरा होगा और यहाँ पर क्या होगा, टिश्यू भी प्रेजेंट है। यहाँ क्या होगा, टिश्यू प्रेजेंट है। जैसे ये टिश्यू, ये सब टिश्यू हो गए, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू देखिए जो बीच बीच में जो स्थान होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या टिश्यू हो गए, और जो टिश्यू के बीच में जो स्थान होगा, यहाँ पर टिश्यू के बीच में जो स्पेस हमें दिख रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्योंकि टिश्यू के बीच जो स्पेस होगा उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। ये हम कहेंगे सेल के बीच में जो स्पेस होगा उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस सेल के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं। और देखिए जब कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ होगा, और कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से कुछ कैपिलरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो कैपिलरीज के अंदर वाटर या और वाटर में घुलित जो न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या होगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे, और इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में भर जाएंगे। और ख़ास बात होता है जब ये मान लीजिए ग्लूकोज आया या ऑक्सीजन आया इस कैपिलरी के द्वारा इस सेल के पास चला गया, सेल ने इसकी यूज किया, सेल ने यूज करने के बाद जो फिर वेस्टेज सबस्टेंस भी निकलेंगे, सेल ने यूज किया, फिर इसके बाद क्या होगा, जो सबस्टेंस बनेंगे इसके ले जाके मेजर वेन में इंटर कर दिया जाएगा। मेजर वेन में ले जाके सबस्टेंस को यहाँ से जो, क्योंकि देखिए जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होगा इसे हम लिम्फ भी कहते हैं, और यही लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा इस लार्ज वेन में हम ले जाके डिलीवरी कर देंगे या हम पहुंचा देंगे। बस यही लिखा है, आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि और ख़ास बात है कैपिलरी के अंदर जो मेजर प्रोटीन होंगे, जो प्रोटीन होगा और फार्म एलिमेंट वो कैपिलरी से कभी नहीं पास होंगे, सिर्फ वाटर कुछ मात्रा में पास होंगे, और वाटर में जो घुलित न्यूट्रिएंट वो भी पास हो जाएंगे। और जो हार्मफुल, क्योंकि सेल ने यूज कर लिया ग्लूकोज या ऑक्सीजन या अदर कोई न्यूट्रिएंट या वाटर यूज कर लिया, फिर इसके बाद सेल ने यूज करने के बाद जो मतलब इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड उसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो लिम्फ होगा जो बचा रहेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा हम इसे वेन में मेजर वेन में भेज देते हैं। बस यही लिम्फ कहानी हमने सुना दिया, बस यही लिखा है, थ्योरी कुछ लिखा नहीं है। लिम्फ को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और ख़ास बात ये होता है जो टिश्यू फ्लूइड होगा, हम 2 पढ़ चुके हैं टिश्यू फ्लूइड। चलिए ब्लड को हम, लिम्फ को हम क्या कहते हैं, देखो स्पेशल फ्लूइड में 2 आए थे, एक ब्लड और लिम्फ। हमने ब्लड पूरा पढ़ लिया और यहाँ पर लिम्फ पढ़ते हैं। लिम्फ को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और ख़ास बात ये होता है जब कैपिलरीज के अंदर
ब्लड भरे हैं, जब कैपिलरी से ब्लड पास होंगे टिश्यू के पास जाएंगे, क्योंकि जब टिश्यू के पास जाएंगे कैसे जाएंगे, क्योंकि मतलब एक कैपिलरी के अंदर प्रेशर, क्योंकि डिफ्यूजन हाई प्रेशर लो प्रेशर तरफ होगा, कैपिलरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी वजह से कैपिलरी से क्या होगा, कुछ मात्रा में वाटर और वाटर साथ जो घुलित सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, जैसे कोई न्यूट्रेंट हो गया, वो क्या होगा, मूव करके सेल के बीच में चले आएंगे। और सेल के बीच में जब आएंगे तो कुछ लार्जर प्रोटीन और ज़्यादातर फार्म एलिमेंट इस कैपिलरीज के अंदर ही रह जाएंगे, कैपिलरी के अंदर ही रह जाएंगे, क्योंकि इनको पास नहीं कर दिया जाएगा। और ये जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है सेल के बीच में या टिश्यू के बीच में, उस स्पेस को हमने इंटरस्टिशियल स्पेस कहागा, और उसके अंदर जो फ्लूइड पाए जाएंगे उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और सेम अमाउंट में जो लिम्फ होता है, लिम्फ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज प्लाज्मा। कहते हैं जो प्लाज्मा का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेम वही लिम्फ के अंदर भी पाया जाएगा। जैसे जो चीज़ प्लाज्मा में पाया जाएगा वही चीज़ लिम्फ में पाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा अंतर होता है, मैं बता रहा हूँ। सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, लेकिन देखिए क्या अंतर होगा। प्लाज्मा और लिम्फ में क्या होगा, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम तरह होगा। और लिम्फ का काम ये होता है न्यूट्रिएंट या गैस का एक्सचेंज करना है, किसके बीच, ब्लड और सेल के बीच, और इसी फ्लूइड के थ्रू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू। और ख़ास बात ये होता है कि जब लिम्फेटिक जो सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा क्या होगा, फ्लूइड को कलेक्ट कर दिया जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा फ्लूइड को कलेक्ट कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद इसको भेज दिया जाएगा मेजर वेन में। हमने यही बताया था कि सेल ने यूज किया न्यूट्रिएंट या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। इसके बाद क्या होगा, जो फ्लूइड बचे रहेंगे या उससे मतलब जो हार्मफुल जो सब्सटेंस निकलेगा, गंदा हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा या मतलब अदर भी सब्सटेंस, उसको क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा मेजर वेन में भेज दिया जाएगा। और जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होगा, देखिए जो टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होंगे उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाए जाएंगे, इसलिए इस फ्लूइड का नाम रख दिया लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड पाए जाएंगे लिम्फ कहते हैं, और उसी लिम्फ को भी हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और लिम्फ जो होता है, लिम्फ का कलरलेस होता है, लिम्फ का कोई कलर वलर नहीं होता है, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होंगे, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाएगा। और ख़ास बात, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, और डब्ल्यूबीसी में कौन डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। और इसी लिम्फोसाइट का काम ही होता है इम्यून रिस्पांस को हमारी बॉडी में प्रोवाइड करना। लिम्फोसाइट की वजह से हमारी बॉडी में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न होता है। लिम्फ का काम ही होता है न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि हमारे ब्लड में भी देखिए दो जहाँ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होगा, एक लिम्फ थ्रू हो रहा है ट्रांसपोर्ट, एक ब्लड थ्रू हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ख़ास बात यह होता है, क्योंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमने टॉपिक में यही पढ़ा था, लिम्फ जो होता है और एक माध्यम और भी होता है एब्जॉर्ब होने के लिए। तो देखिए फैट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड होता है, फैट इसके थ्रू भी एब्जॉर्ब होगा। फैट एब्जॉर्ब दो लिम्फ होता है, क्योंकि फैट जो होता है लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे लैक्टियल के थ्रू, और लैक्टियल प्रेजेंट होगा और इंटेस्टाइन बिलाई के अंदर। कहने का मतलब जो फैट होगा वो लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और लिम्फ के अंदर लैक्टियल के अंदर इंटेस्टाइन बिलाई पाई जाएंगे। सर्कुलेटरी पाथवे में सर्कुलेटरी पैटर्न जो दो प्रकार का होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक ओपन सिस्टम होता है। और ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी पाथवे पाए जाएंगे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ओपन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होगा, इसमें जो हार्ट द्वारा जो ब्लड पंप होगा ये पास कर दिया जाएगा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में पास करवा दिया जाएगा, जिससे हम कहते हैं साइनस कहते हैं। आप कैसे समझेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? जैसे हम हार्ट को मान लेते हैं मोटर पंप, जिसे आप खेतों में जो पानी सींचते हैं, बस उसी सेम आप समझिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आप मोटर को हार्ट हम मान लें और ब्लड को वाटर मान लें, और जो खेत होता है तो खेत को हम बॉडी कैविटी मान लेंगे। जैसे मोटर द्वारा हम पानी को चलाते हैं और पूरा खेत को सींचते हैं, मोटर द्वारा जब पानी को सप्लाई पूरा खेत में कर दिया जाएगा, पूरा डब पानी खेत में भर दिया जाएगा, वो क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसी प्रकार जब हमारे हार्ट से ब्लड फ्लो होगा और वही ब्लड जाके बॉडी आर्गन में जाके पूरा
पूरा डबाडब रहेगा, पूरा एकदम भरा रहेगा, जिससे हमारा जो बॉडी आर्गन होंगे वो बात करते रहेंगे। यही कारण होगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड पंप तो जरूर करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट बॉडी आर्गन पे ऐसे बात करता रहेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनलिडा और कार्डेटम पाया जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी ब्लड पंप हार्ट द्वारा हो रहा है, लेकिन ये सदैव ब्लड वेसल्स के अंदर ही ऐसे ब्लड सर्कुलेट करेगा। और इसमें खास बात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, ब्लड और आर्गन एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा मोर एडवांटेजियस होगा, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लूइड का फ्लो होगा मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, फ्लूइड के फ्लो को हम आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। कहते हैं जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनका जो मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, जैसे किसी में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब हम फिश की बात करें, फिश में क्या होगा, 2 चैम्बर हार्ट होगा, एक वेंट्रिकल हो जाएगा और एक एट्रियम हो जाएगा। जबकि एम्फीबिया की हम बात करें और रेप्टाइल क्रोकोडाइल को छोड़ करके इसमें 3 चैम्बर हार्ट होगा। 3 चैम्बर हार्ट जिसमें 2 एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। और क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल्स की हम बात करें, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। यहाँ पर फिश बारे में लिखा है, फिश में हम पढ़ना हमें सिंगल सर्कुलेशन। चलिए हम बताते हैं सिंगल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, फिर हम आपको जो लिखा है उसको दिखाते हैं। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले फिश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाएगा। ये हार्ट है, ये हार्ट द्वारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिश की हम केस कर रहे हैं, फिश की हम बात कर रहे हैं। फिश में सिंगल सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन किस तरह होगा, सबसे पहले फिश के केस में जो हार्ट होगा वो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और जाके गिल पास जाएगा। गिल क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन करेगा। जब ऑक्सीजनेशन करने के बाद ये ऑक्सीजनेशन करेगा, जब ऑक्सीजनेशन करने के बाद अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हमारे बॉडी आर्गन पास जाएगा, बॉडी आर्गन पास जाएगा, ये हमारे बॉडी पास जाएगा। और इसी बॉडी से, क्योंकि स्वाभाविक बात है ऑक्सीजनेटेड बढ़ जाएगा, और इस जब ये ब्लड को यूज करेगा इसके बदले में जो हमारी बॉडी जो टिश्यू होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हार्ट के पास भेज दिया जाएगा। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हम हार्ट के पास भेज दिया जाएगा। इसी को हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। और जो सिंगल सर्कुलेशन फिश में पाया जाएगा, चलिए देखते हैं। हार्ट से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल पास जाएगा और गिल से ऑक्सीजनेशन होगा, फिर यही ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा बॉडी के पास जाएगा, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा। अब यही देखिए लिखा है। अब हम दिखाते हैं फिश के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर में किस तरह लिखा है। फिश यहाँ पर लिखा है, जो फिश में जो हार्ट होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे। ये फिश के केस में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन फिश में होगा। फिश में जो हार्ट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पहुँचेंगे गिल्स के पास, और गिल्स द्वारा इस ब्लड को क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। अब यही जो गिल द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसे हम बॉडी पार्ट में भेज देंगे, और बॉडी पार्ट भेजने के बाद फिर पुनः जो, क्योंकि बॉडी पार्ट में जब जाएगा फिर पुनः बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हम इसे हार्ट के पास भेज देंगे। इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। चलिए हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। चलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखिए किस तरह होगा। आप एक बार स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसे कहेंगे, तो जिसमें सबसे पहले हार्ट होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि डबल सर्कुलेशन कह रहा और इनकम्प्लीट कह रहा, कैसे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है 2 एट्रिया होगा, एक राइट एट्रिया होगा और एक लेफ्ट एट्रिया होगा, और इसमें सिंगल वेंट्रिकल होगा। यही तो हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा, और जिसमें से क्या होगा, इसमें खास बात यह होगा जो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड वेसल्स निकलेगा और जाके सप्लाई कर दिया जाएगा
LSG, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, LSG मतलब कहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो सप्लाई कर दिया जाएगा। साला कहाँ गलती हो जाता है, चलो बेकार दे। देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, जैसे 2 एट्रिया हो जाएगा, एक राइट एट्रिया हो जाएगा और एक लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा और एक सिंगल इसमें वेंट्रिकल होगा, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें 2 एट्रिया होगा, एक राइट एट्रिया एक लेफ्ट एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होगा। इसमें खास बात ये होता है, जो लेफ्ट एट्रिया जो ब्लड रिसीव करेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। कहाँ से? लंग्स हुआ, स्किन हुआ और गिल से, 3 पार्ट से क्या होगा, लंग्स स्किन गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया क्या होगा, रिसीव करेगा। और राइट एट्रिया क्या होगा, राइट एट्रिया जो होता है वो अदर बॉडी पार्ट, लंग्स स्किन गिल की छोड़ करके अदर बॉडी पार्ट से ये ब्लड को रिसीव करेगा, ऐसे ब्लड जाएगा। फिर क्या होगा, अब यही जो राइट एट्रिया का ब्लड होगा और यही लेफ्ट एट्रिया का ब्लड कहाँ पर चला आएगा, वेंट्रिकल के पास चला आएगा, इसी वेंट्रिकल के अंदर चला आएगा, इसी वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब, क्योंकि देखिए जो अदर बॉडी पार्ट से यहाँ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जबकि लंग्स स्किन गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे हम कहेंगे जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगा, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब देखिए लंग्स स्किन गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम आ गया, और लंग्स स्किन गिल के अलावा अदर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यहाँ पर एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब शुद्ध ब्लड। देखिए शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों क्या होगा, इस वेंट्रिकल में आकर के राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया दोनों अपने होंगे वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है, और यहाँ पर मिक्स ब्लड आएगा। और यही मिक्स ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी पार्ट में, यही मिक्स ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करेगा। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब यही देखिए जो मिक्स जो ब्लड होगा अब यही बॉडी पार्ट में सप्लाई कर दिया जाएगा, इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट है तो डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है। अब चलिए हम दिखाते हैं थ्योरी। स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर था। आप जैसे सबसे ज़्यादा 2-3 बार आप स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे वो आपको सब याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट जो डबल सर्कुलेशन होगा वो पाया जाएगा एम्फीबिया और रेप्टाइल में। इसमें खास बात होता है लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा गिल्स, लंग्स और स्किन से, जबकि राइट एट्रियम जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। कहाँ से? अदर बॉडी पार्ट से। अदर बॉडी पार्ट मतलब क्या होगा, लंग्स स्किन गिल के अलावा अदर बॉडी पार्ट से। फिर यही जो राइट एट्रियम ब्लड और लेफ्ट एट्रियम ब्लड दोनों क्या होगा, मिक्स कर दिया जाएगा सिंगल वेंट्रिकल के अंदर। फिर अब यही सिंगल वेंट्रिकल से जो ब्लड मिक्स ब्लड होगा और इसी मिक्स ब्लड को पंप कर दिया जाएगा पूरी बॉडी पार्ट में, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम पढ़ते हैं मैमल्स और बर्ड के केस में क्या होगा, वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मैमल्स और बर्ड के केस में हम पढ़ेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें किस तरह स्ट्रक्चर होगा, तो चलिए इसको स्ट्रक्चर हम बताते हैं। बर्ड और मैमल्स के केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार स्ट्रक्चर आप समझ दीजिए बस। जैसे हमारा हार्ट हो जाएगा, ये हमारा हार्ट हो जाएगा। हार्ट को हम इस तरह बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से दिलनुमा बना देते हैं। जैसे हार्ट होगा इस तरह बनाते हैं। ये हार्ट हो गया, क्योंकि देखिए जो रफली स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा अपने समझने में ज़्यादा हमें आसान होता है। ये हमारा हार्ट हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, और राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो देखिए जो लेफ्ट एट्रिया होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर लंग्स होंगे, यहाँ पर लंग होगा, ये लंग्स होगा। ये क्या करेगा, अब यही देखिए
अभी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये देखो ब्लड वेसल्स आ रहा है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वेन का क्या नाम होगा। यहाँ पर ये जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रिया होगा, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करेगा, यहाँ पर आएगा। फिर यही अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो हमारे बॉडी पार्ट से बिना कोआ द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में रिसीव करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये हमारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी हम बताए थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब बॉडी से क्या होगा, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, और जो लंग्स से होगा, लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रिया रिसीव करेगा। तो जिसमें से क्या होगा, अब ये देखिए, जो लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा, और राइट एट्रियम का जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब ब्लड हमारा पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पास पहुंच गया। अब यही लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा, क्योंकि यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में पंप कर दिया जाएगा, टिश्यू या बॉडी पार्ट में पंप कर दिया जाएगा। और इसी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः ये राइट एट्रियम में चला जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जो हम बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब बॉडी से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा, फिर यही राइट एट्रियम का ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर यही राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड अब पुनः चला जाएगा। कलर में चेंज कर देना, थोड़ा आसान रहेगा। अब यही राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो पुनः चला जाएगा लंग पास, राइट वेंट्रिकल का ब्लड पुनः चला जाएगा लंग्स पास, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा पुनः वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। देखिए यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हमें कैसे दिखा, ध्यान से आप सुनिए। इसमें आपको ये देखना है कि देखिए, जब हमने राइट एट्रियम का जो ब्लड होगा, राइट एट्रियम का जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो पुनः चला गया लंग्स में, और लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, शुद्ध हुआ ब्लड, फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आया लेफ्ट एट्रियम में। ये पूरा हमारा एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको डिटेल बढ़ाएंगे। और दूसरा क्या होगा, जब लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर यही लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड शुद्ध जो ब्लड होगा वो बॉडी पार्ट में जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये बॉडी पार्ट में चला जाएगा। और इसी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यही बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः राइट एट्रियम में चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं, दूसरा नंबर हम सर्कुलेशन, उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर हमें डबल सर्कुलेशन देखने में मिला। क्लियर। अब हम आपको स्ट्रक्चर बना दिए, अब हम आपको थ्योरी दिखाते हैं। देखिए थ्योरी किस तरह लिखा है। यदि हम आपको डायरेक्ट थ्योरी बता देते तो डायरेक्ट आपको शायद समझ में नहीं आता, रहता तो 1 ही मिनट का काम, लेकिन समझ नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, ये सब जितनी भी हार्ट हमें पढ़ना, सब हमारा कॉन्सेप्ट बेस है हार्ट। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बर्ड और मैमल्स में क्या होगा, डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा बर्ड और मैमल्स में। और बर्ड और मैमल्स में खास बात ये होता है, जो डबल सर्कुलेशन किस तरह, देखिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। कैसे, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रिया होगा, लेफ्ट एट्रिया का जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो जाएगा, पास करवा दिया जाएगा वेंट्रिकल के पास, सेम साइड के, मतलब जो लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल पास पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसी प्रकार जो राइट एट्रिया का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाएगा, अपनी ही सेम साइड में, क्योंकि अपनी ही सेम साइड में, क्योंकि राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल पर जाएगा, इसलिए सेम साइड होएगा। फिर वही, अब क्योंकि जो वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा विदाउट मिक्सिंग, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में देखा था वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा मिक्स कर रहा था, लेकिन इस केस में बर्ड और मैमल्स केस में वेंट्रिकल का जो ब्लड बिना मिक्स किए
दोनों सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे के द्वारा, दोनों अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, और इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे एनिमल को हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे, क्योंकि राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड वो हमारे लंग्स पास चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो हमारे लंग्स पास चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड होगा हमारी बॉडी पास चला जाएगा। दोनों सब अलग अलग सेपरेट सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमारा एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे। डबल सर्कुलेशन